सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे एक दिन पहले यानी कि रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए हैं। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर विपक्षी दलों ने पेगासस, जासूसी विवाद, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की है। सरकार की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, टीएमसी के सुदीप बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, डीएमके से टीआर बालू, टी शिवा और एनसीपी से शरद पवार शामिल हुए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने 10 मुद्दे उठाए गए, जिसमें पेगासस बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र शामिल था। आपको बता दें, इस सर्वदलीय बैठक में कुल 31 दल शामिल हुए थे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सत्र चलाने पर कांग्रेस का सकारात्मक रुख रहा है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार विपक्ष की बातों का ध्यान रखेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। संजय सिंह का आरोप था कि उन्हें न तो संसद में बोलने दिया जाता है और न ही सर्वदलीय बैठक में। उन्होंने कहा कि वो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार सर्वदलीय बैठक के दौरान किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देती है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि अगर हम किसानों का मुद्दा नहीं उठा सकते, नौजवानों का मुद्दा नहीं उठा सकते, महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठा सकते, तो हम यहाँ क्यों आते हैं। बहरहाल कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को सदन में पेश करेंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को सोमवार को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले ही बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। दरअसल केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी कि सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। इसी को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था। आपको बता दें, संसद का ये शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार कृषि कानूनों की वापसी के लिए विधेयक पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये बिल पेश करेंगे। उसी दिन सदन में कृषि कानूनों की वापसी विषय पर भी चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही गुरु नानक जयंती के मौके पर यह ऐलान किया था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है और इसके लिए संसद में जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। दरअसल सरकार और किसानों के बीच इन कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से टकराव चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी कल रात अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सोमवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है। संसद में पेश होने वाले 26 विधेयकों की सूची में कृषि कानून वापसी बिल भी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में मॉनसून सत्र में तीनों कृषि कानूनों से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों से भारी हंगामे के बीच पारित हुआ था। उसके बाद से ही किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले साल 26 नवंबर से जारी है। इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी बेनतीजा रही। आखिरकार केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे मान ली और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। पीएम मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम मोदी की मन की बात का ये 83वां संस्करण था। मन की बात में पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे से लेकर कोरोना तक के विषयों पर अपनी बात रखी और इस दौरान कई बड़ी बातें कही जो आपको भी सुननी चाहिए।
इस वीडियो में आज हम आपको पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता नहीं, सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश दिसंबर महीने में नेवी डे और आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे भी मनाता है। हम सबको मालूम है कि 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने का भी प्रण देता है। अब तो देश भर में आम लोग हो या सरकारें, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर भी लोगों को चेताया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी रखें। बाबा साहिब पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव को सफल बनाने का प्रण किया। उन्होंने कहा कि हर किसी को बाबा साहिब जी के बताए गए मार्ग का पालन करना चाहिए। वो एक महान व्यक्ति थे। पीएम ने कहा कि हम सब के लिए प्रकृति का संरक्षण करना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमें संरक्षण देगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग करने का काम कर रहा है, जिसमें घरों में सामान की डिलीवरी और आपात स्थिति के दौरान सहायता कानून व्यवस्था की निगरानी शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसी सभी जरूरतों के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज आइडिया और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट। जब ये 3 चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और जमीन का डिजिटलाइजेशन को लेकर जोर दिया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बताया था कि भारत दुनिया का पहला देश है जो ड्रोन की मदद से अपने गांवों में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। ये संबोधन हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आज आयोजित की गई यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल परीक्षा से कुछ मिनटों पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद प्रदेश भर में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया है। पेपर 1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक था, जबकि पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था। परीक्षा रद्द होने के कारण 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को परेशान होना पड़ा। फिलहाल पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 21,65,000 परीक्षार्थियों के लिए 4,309 सेंटर बनाए गए थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी टीईटी की परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई है। नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पालियों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। 1 महीने के अंदर दोबारा टीईटी की परीक्षा करवाई जा सकती है। एप्लीकेंट्स को इसके लिए फीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद एसटीएफ ने प्रदेश भर में छापेमारी की, जिसके बाद प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब परीक्षा रद्द करने का फैसला किया और परीक्षा की नई डेट्स बाद में जारी कर दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक सॉल्वर गैंग से जुड़े शामली के रहने वाले मनीष उर्फ मोनू, रवि, धर्मेंद्र समेत 23 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर दर्जनों को हिरासत में लेकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर ये पेपर लीक हुआ था। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा में व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम का पेपर वायरल हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परीक्षा अब 1 महीने के समय के बाद आयोजित की जा सकती है।
वहीं पेपर लीक होने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज यूपी टेस्ट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। यूपी में आज यानी 28 नवंबर को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा अगले महीने होने की बात कही जा रही है। खबर है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ लोगों ने पेपर लीक किया है, जिसके बाद परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। मामले में करीब 23 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद से प्रदेश भर में हो रही सभी जगहों पर इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी राज में पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई बार कई वजहों से परीक्षाएं रद्द हुई हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है और दावा किया है कि ये सभी एग्जाम योगी सरकार में पेपर लीक के चलते रद्द हो गए। कांग्रेस की जारी लिस्ट के मुताबिक 19 मार्च 2017 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का ऑनलाइन पेपर हैक हुआ। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हो गया। अप्रैल 2018 में फिर से यूपी पुलिस की परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, इसलिए कि गलत पर्चा बांटा गया। 15 जुलाई 2018 में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा पेपर लीक हो गया। 1 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर का पेपर आउट हो गया। सिपाही की 41,520 सिपाही परीक्षा भर्ती का पेपर आउट हो गया। फरवरी 2018 में फिर से यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन की 2,849 पदों का पेपर लीक हो गया। एसएससी का पेपर लीक हो गया और सरकार ने भ्रष्टाचारी चेयरमैन को 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि बीजेपी ने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मार्च 2017 जब से बीजेपी की सरकार का गठन हुआ, सिर्फ और सिर्फ भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होते रहे, लीक होते रहे। वहीं मायावती ने भी योगी सरकार पर तंज कसा। मायावती ने लिखा, जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, उस प्रकार भाजपा सरकार में भी पेपर लीक होने से यूपी में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा रद्द हो जाना अति गंभीर मामला है। करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार इस ताजा घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी अति शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों को सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे और आगे यथाशीघ्र इस परीक्षा को सुचारू रूप से कराने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए कोरोना वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमाइक्रोन नाम दिया है। भारत में भी ओमाइक्रोन वेरिएंट को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत की केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत में कितना खतरनाक और असरदार हो सकता है ये नया वेरिएंट ओमाइक्रोन, इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेताया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि यह वेरिएंट डेल्टा की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हम कुछ दिनों में तनाव के बारे में और जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओमाइक्रोन को चिंता का एक रूप करार दिया गया है, जो संभावित रूप से बीमारी के पिछले रूपों की तुलना में अधिक संक्रामक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि विशेषज्ञों को अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि क्या यह नया वेरिएंट की तुलना में कम या अधिक कितना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में और जानने के लिए हमें और अध्ययन की आवश्यकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना है कि इस वक्त सभी देशों के लिए अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है और यह प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन इक्विटी भी अभी पूरी नहीं हुई है। यात्रा प्रतिबंधों के बारे में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए यात्रा प्रतिबंध अस्थायी होना चाहिए और अक्सर इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
जरूरत पड़ने पर यात्रा प्रतिबंधों को हटाना भी चाहिए। स्वामीनाथन ने भारत को लेकर कहा है कि भारत के लोगों को मास्क और वैक्सीनेशन का ध्यान रखना चाहिए। भारत में लोगों को मास्क पहनने और कोविड-19 का उपयुक्त व्यवहार करने पर जोर देते हुए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि मास्क को अब हमेशा लगाकर रहना होगा, खासकर इंडोर सेटिंग्स में। ऐसे वेरिएंट इंडोर सेटिंग्स में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इसके लिए सभी वयस्कों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना, सामूहिक समारोहों से बचने पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन सभी देशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की मांग की है जहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा कि हमारा देश कोरोना से रिकवर हो रहा है। ऐसे में कोविड-19 के नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हमें हर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन समेत कई देश ओमिक्रॉन प्रभावित क्षेत्र पर यात्रा प्रतिबंध लगा चुके हैं। विनती है कि इन क्षेत्रों के लिए फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। अगर इसमें देरी की जाती है तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि कोई संक्रमित व्यक्ति भारत में प्रवेश करे, इससे पहले हमें कठोर कदम उठाने होंगे। वायरस का ये नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर अब तक 8 देशों तक पहुंच चुका है। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इटली, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल है। हालांकि कई देश इन देशों में यात्रा प्रतिबंध लगाकर वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक इस वेरिएंट का एक भी मामला भारत में नहीं आया। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों और संक्रमण की रफ्तार को लेकर चिंता जाहिर की है। WHO ने कहा है कि नया वेरिएंट कोविड के दूसरे वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो सकता है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिवारों की कहानियां सच्ची हैं, उनका दुख दर्द सच्चा है, लेकिन सरकार के आंकड़े झूठे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDM के दिशा निर्देशों के अनुसार 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात में घर घर गए तो सामने आया कि 3 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। राहुल गांधी ने कहा सरकार का काम जनता की रक्षा करने का होता है, सरकार टैक्स लेती है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन घरों में कोरोना के कारण किसी की मौत हुई है उन सभी को मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने रविवार को एक वीडियो भी ट्वीट किया है। वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि कोविड मृतकों के परिवारों की कहानियां सच्ची है, उनका दुख दर्द सच्चा है, सरकार के आंकड़े झूठे हैं, सच्चे आंकड़े बताने होंगे और मुआवजा 4 लाख देना होगा। इसके साथ ही वीडियो में राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल की भी चर्चा की। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि हमने जिन परिवारों से बात की उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्हें कोविड के दौरान ना अस्पताल मिले, ना वेंटिलेटर मिला और ना ही ऑक्सीजन मिला। इतना ही नहीं, वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात की भाजपा सरकार कहती है कि कोविड के दौरान 10,000 लोगों की जान गई है, लेकिन ये आंकड़े भी झूठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी और सरकारी आंकड़े झूठे हैं। भारत में कोरोना का कहर अब थमने लगा है। हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं और छात्रों की वापसी से स्कूल कॉलेजों में रौनक भी लौट आई है। लेकिन इसके साथ ही अब कोरोना स्कूल और कॉलेजों में भी पैर पसारने लगा है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक सरकारी गर्ल्स स्कूल की 25 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। जिला प्रशासन ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि मयूरभंज के ठाकुर मुंडा स्थित चमकपुर आदिवासी आवासीय गर्ल्स स्कूल की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। वहीं 15 छात्राओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रूप बानु मिश्रा ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स में खांसी और सर्दी के लक्षण मिले थे, इसके बाद उनकी जांच कराई गई। इस दौरान 25 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मिश्रा ने बताया कि हम सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं और छात्राओं का इलाज शुरू कर दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है। स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। हमारी मेडिकल टीम की ओर से निगरानी की जा रही है।
बता दें कि कुछ ही दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले तेलंगाना की महिंद्रा यूनिवर्सिटी के 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कैंपस को बंद कर दिया गया। इसके अलावा कर्नाटक का एसडीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी कोरोना वायरस का हब बना हुआ है। यहाँ करीब 281 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं अस्पताल में मरीजों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना के केसों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों में 8,774 नए मामले सामने आए, जबकि 621 लोगों की मौत दर्ज की गई। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 1,05,000 सक्रिय मामले हैं। रोजाना आने वाले कोरोना केस का आंकड़ा पिछले 51 दिनों में 20,000 से नीचे बना हुआ है। अब तक 4,68,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की वजह क्या रही, पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा 27 नवंबर की रात का है। पश्चिम बंगाल के नदिया के हसनखाली इलाके में ये हादसा हुआ। यहाँ पर उत्तर 24 परगना के बागादा से मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज़्यादा लोग नजदीक शमशान की ओर जा रहे थे। हसनखाली थाना इलाके के फुलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई। आपको बता दें, हादसा इतना भयानक था कि हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही घायलों को अस्पताल भेजा है। बता दें, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घने कोहरे और तेज गति की वजह से ही दुर्घटना हुई है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 18 महीने से गतिरोध जारी है। यहाँ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब खबर है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी है। इसके अलावा चीन बॉर्डर के पास हाईवे भी बना रहा है और सड़कों पर भी तेजी से काम जारी है। चीन की इन हरकतों पर भारत ने आपत्ति जताई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ड्रैगन ने LAC के अपनी तरफ मिसाइल रेजिमेंट सहित भारी हथियारों को तैनात किया है। सूत्रों ने कहा कि सैन्य बुनियादी ढांचे का अपग्रेड बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि चीन हाईवे को चौड़ा कर रहा है। वहीं काशगर, गरगुनसा और होतान में चीन के ठिकानों के अलावा अब वो नई हवाई पट्टियों का भी निर्माण कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एक बड़ा चौड़ा हाईवे भी विकसित किया जा रहा है, जो LAC पर चीनी सैन्य ठिकानों की आंतरिक इलाकों से कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। सूत्रों ने ये भी बताया कि अब चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर तिब्बत के सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस इलाके में चीन के सैनिकों के लिए रहना मुश्किल होता था। सूत्रों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में चीन इस साल ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि अब उसके पास पहले से ज्यादा बेहतर शेल्टर्स और रोड कनेक्टिविटी है। सूत्रों का कहना है कि तिब्बत इलाके में रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट्स की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, जिसे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा सर्विलांस के लिए ड्रोन की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच सैन्य लेवल की बातचीत में भारत ने चीन की तरफ से किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर आपत्ति जताई थी। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले करीब 18 महीनों से गतिरोध बरकरार है। दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन तनाव बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए यहाँ बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। बेंगलुरु पुलिस ने हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के प्रदर्शन के बीच रविवार को मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप हास्य कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इन संगठनों ने आरोप लगाया है कि हास्य कलाकार ने अपने एक कार्यक्रम में हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया था। पुलिस अधिकारी ने संबंधित ऑडिटोरियम को फारूकी के शो को रद्द करने का निर्देश देते हुए कहा है कि ये एक विवादित व्यक्ति है। पुलिस का कहना है कि कई राज्यों ने इसके कॉमेडी शो पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मुनव्वर फारूकी का शो रविवार शाम 5 बजे बेंगलुरु के
गुड शेफर्ड में होना था। शो रद्द किए जाने के बाद मुनव्वर फारूकी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा है कि नफरत जीत गई और कलाकार हार गया। इसके साथ ही ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आज बेंगलुरु शो वेन्यू के तोड़फोड़ की धमकी मिलने के बाद कैंसिल हो गया। जिस जोक को मैंने कभी कहा नहीं उसके लिए मुझे जेल में डाला गया। जिस शो में कुछ भी समस्या नहीं है उसे रद्द किया जा रहा है। ये नाइंसाफी है। इस शो को पूरे देश में लोगों ने अपने धर्म पर ध्यान दिए बिना पसंद किया, यह गलत है। मुनव्वर फारूकी ने लिखा है कि आज बेंगलुरु शो कैंसिल हो गया है। हमने ऐसी बर्बरता के बीच भी 600 से अधिक टिकट बेचे थे। कुछ महीने पहले मेरी टीम ने दिवंगत पुनीत राजकुमार सर को चैरिटी के लिए संपर्क किया था, जो अब हम इस शो से करने वाले थे। हमने तय किया था कि हम इस शो के लिए किसी भी तरह की चैरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुनव्वर फारूकी ने कहा है कि जो जोक्स मैंने कहे नहीं उसके खातिर मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे शो कैंसिल किए गए। ये बहुत नाइंसाफी है। इस शो को देश के काफी हिस्से में खूब पसंद किया जा रहा था, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। हमारे शो को सेंसर सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन फिर भी बीते 2 महीने में धमकी के चलते 12 शो कैंसिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी को इस साल की शुरुआत में अपने शो के दौरान कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में 1 महीने जेल में रखा गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई। अगर आप EPFO खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। अभी आपके पास मौका है, लेकिन ये मौका आपके पास सिर्फ 30 नवंबर 2021 तक ही है। अगर इससे पहले UAN को आधार से लिंक नहीं करा तो आपका PF खाता बंद हो जाएगा। EPFO पहले ही UAN आधार लिंकिंग की समय सीमा को बढ़ा चुका है। EPFO ने UAN और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। पहले ये डेडलाइन 31 अगस्त 2021 तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने UAN को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 दिसंबर 2021 से एम्प्लॉयर कर्मचारी के EPF खाते में अपना मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं डाल सकेगा। साथ ही एम्प्लॉय को अपना प्रोविडेंट फंड निकालने में भी मुश्किल होगी। अगर EPF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो वो EPF की सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। EPF और आधार नंबर को लिंक करने के लिए सबसे पहले आप EPFO पोर्टल पर जाएं, UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉगिन करें। मैनेज सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें। जो पेज खुलता है वहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नंबर को टाइप कर सेव पर क्लिक करें। आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। आपका आधार UIDAI के डेटा में वेरीफाई किया जाएगा। आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपनी आधार जानकारी के सामने वेरीफाई लिखा मिलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के शुरू होने से पहले मेगा ऑक्शन होगा और 30 नवंबर तक सभी टीमों को रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो कप्तानी छोड़ चुके विराट इस बार भी अपनी टीम के साथ ही रहेंगे। एक खबर के मुताबिक RCB विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करने का मन बना चुकी है। हालांकि RCB का कप्तान कौन होगा अभी इस पर विचार चल रहा है। बता दें कि कोई भी टीम कुल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों की संख्या हो सकती है, जबकि इनके लिए 42 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के अलावा युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल, KS भरत जैसे खिलाड़ियों को रिटेन करने पर विचार कर सकती है RCB। वहीं AB डिविलियर्स पहले ही क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास की बात कर चुके हैं।
गौरतलब है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कोशिश होगी कि वो एक ऐसा खिलाड़ी अपनी टीम में ले जो कप्तानी कर सके, क्योंकि विराट कोहली अब कप्तानी छोड़ चुके हैं। ऐसे में टीम को एक नए कप्तान के साथ मैदान में उतरना होगा। केएल राहुल भी पंजाब किंग्स को छोड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अगर बेंगलोर की टीम राहुल को अप्रोच करती है तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि केएल राहुल भी कर्नाटक से ही आते हैं, लेकिन उनके लखनऊ की टीम के साथ जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यानी आरसीबी की तलाश अभी भी जारी है और आरसीबी का कप्तान कौन होगा इसका जवाब भी मिलना अभी बाकी है।